जी हाँ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे गाय की चोरी। अगर गाय की चोरी पाठ का यानी इस कहानी का आप पहला भाग नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देख लीजिएगा। और आज हम दूसरा भाग जो पेज संख्या है यानी पृष्ठ संख्या है 77 वो पढ़ेंगे। एक दो दिन के बाद ही हमारे प्यारे विद्यार्थियों की परीक्षा है और कई लोगों ने फ़ोन भी किया कि आप इसका भाग अगला भाग कब डाल रहे हैं। और चूंकि समय नहीं मिल रहा था, लेकिन खैर आपने इच्छा जताया है, आप जानना चाहे हैं, तो किसी न किसी तरह हमने प्रयास किया है कि आपकी मदद कर सकूं। देखिए, समझिए और मेहनत करिएगा आप भी, ताकि पूरा मार्क्स आए यानी नंबर पूरा आए, तभी मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत भी साकार हो गई। तो खैर, इसके पहले हमने पढ़े थे कि भाई सुक्खू ने बिना वजह अपनी औरत का सिर फोड़ दिया था। ये बात जो है मुंशी प्यारेलाल जी कह रहे थे और इन्होंने किसी न किसी तरह उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया, अस्पताल तक। और फिर किसी ने फिर पूछा भाई कि कब, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि कब। फिर कह रहे कि अरे यही सवेरे, वह तो इत्तेफाक की बात थी कि मैं मुख्तार साहब से मिलने जा रहा था। बहुत दिनों से मुकदमे के कागजात उनके पास पड़े थे, यानी मुकदमे कोई केस चल रही और उसके पेपर्स उनके पास थे। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं उन्हीं के यहाँ जा रहा था। राम नारायण के फाटक, फाटक मतलब गेट, यानी घर का जो गेट है। तो कह रहे राम नारायण के फाटक तक पहुंचा तो शोरगुल मचा हुआ था। सुखलाल अपनी बीवी को लाखों गालियां दे रहा था। बहुत गंदी बात है, नहीं करना चाहिए था ऐसा। खैर, वो लाखों गालियां दे रहा था। भला बताइए, औरत जात से इस तरह पेश आना चाहिए? मतलब नहीं भाई, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। चाहे औरत हो या कोई भी हो, किसी को भी हमें गाली नहीं देना चाहिए। खैर, और बस गालियों के बाद उसने डंडा उठा लिया। मैं हक्का बक्का देखता रह गया। हक्का बक्का रह जाना मुहावरा है, मतलब मैं हैरान रह गया। इतने में दर्शन जबरदस्ती किवाड़ खोलकर भीतर घुसा तो 4-6 डंडे उसके भी पड़ गए। होता है ऐसा, देखिए, लोग दूसरे का झगड़ा छुड़ाने के लिए जाते हैं ना, तो दोनों तरफ से लोग मार रहे होते हैं और छुड़ाने वाला बेचारा बीच में फंस जाता है और दोनों साइड के लोगों की मार उसको पड़ जाती है। तो कई बार अगर आप किसी का झगड़ा छुड़ाने जाएं तो ये इस बात की सावधानी जरूर रखें और तैयार होके भी जाएं, क्योंकि पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों लोग मारेंगे और आप तो किसी को मारने नहीं छुड़ाने जा रहे हैं, तो दोनों की मार आपको पड़ सकती है, जैसा इसमें हुआ है। खैर भाई, तब हमसे नहीं रहा गया, यानी ये मुंशी जी कह रहे हैं। बस खड़े खड़े मुंह ताक रहे थे। कह रहे कि भाई सब लोग, यानी सब खड़े खड़े मुंह ताक रहे थे। मुंह ताकना यानी देखना, कुछ भी एक्शन रिएक्शन नहीं करना, केवल चुपचाप देखते रहना। तो ये कह रहे कि सभी लोग केवल देख रहे थे। मैं फिर हया शर्म छोड़कर भीतर घुस गया। मतलब शर्माए नहीं, क्योंकि दूसरे के घर में जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो ये वही कह रहे हैं कि भाई मैं सया हरम छोड़ करके, मतलब कि मैं लाज शर्म इस बात को दूर छोड़ दिया, क्योंकि भलाई करना है। तो कई बार किसी की भलाई करना हो ना, तो हमें थोड़ी सी इन बातों को जो है दरकिनार करके भलाई कर देना चाहिए। ऐसा ही इन्होंने किया है यहाँ। सुखलाल किसी तरह बस में नहीं आता था, पर मेरी काठी, काठी मतलब, अब कहने का मतलब है कि मेरी ताकत, मेरा डिलडोल, लाइक सिक्स पैक। कह रहे कि भाई वो मान तो नहीं रहा था, लेकिन मेरी मजबूत काया जो है, मेरे बल, मेरी ताकत के सामने उसे मानना पड़ा। फिर कहते कहते उन्होंने हसरत से अपनी बाहों पर निगाह डाली। हसरत से मतलब बड़े हंसी खुशी, और अपनी भुजा को, कुछ लोग होते हैं ना, दिखाते हैं ना कि देखो मेरी बॉडी, यानी मेरा हाथ इतना ताकतवर है। और बोले, फिर उसकी औरत को सीधे अस्पताल भिजवाया और सुक्खू को दर्शन के सुपुर्द करके लौटा। मतलब सुक्खू को इन्होंने कहा कि भाई हमने दर्शन को सुपुर्द कर दिया, यानी दर्शन को कहा कि तुम सुक्खू को संभालो, और हमने क्या किया, यानी ये सुक्खू की औरत को अस्पताल पहुंचा दिए। आगे देखते हैं। जब करके, और जब कोई ऐसी घटना हो जाती जिसका वाकई उन्हें कोई पता पहले से न चलता, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न कि मुंशी प्यारेलाल जी, किसी भी घटना की जानकारी न होते हुए भी पूरी तरह
जानकारी कैसे इकट्ठा करते थे। मतलब इनको कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह ये पूरी जानकारी कैसे हासिल कर लेते थे। यही बात है कि भाई कोई पता पहले से न चलता और वे अपना संबंध उससे शीघ्र ही न जोड़ पाते तो उन्हें ईमानदारी से पछतावा होता। मतलब वो पछताने लगते कि अरे यार ऐसा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। खैर फौरन निकल पड़ते, तो उस बात का जो है ना, उस बात की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो निकल जाते और इधर उधर बहसियों की तरह, बहसियों मतलब फेंकने वाले लोग, जो इधर उधर की बातें खूब फेंकते हैं, फेंकू लोग, तो बहसियों की तरह घूमकर जो कुछ पता चलता है, नहीं इधर उधर घूमते और जिस किसी से भी थोड़ी कुछ भी जानकारी उनको प्राप्त होती मालूम कर लेते और बस अभी तभी उनको संतोष होता। मतलब जो थोड़ा जब तक उनको कुछ पता नहीं चल पाता तब तक उन्हें संतोष नहीं होता था। कोई बात यदि मुंशी प्यारेलाल को पहले से मालूम हुई तो फिर उसका और भी अधिक प्रचार होता, क्योंकि वे तंबू वाले की दुकान से लेकर कोयला ठेकेदार, यही है वो उत्तर कि वो किसी भी बात की जानकारी इकट्ठा कैसे करते थे और किसी भी घटना को, किसी भी खबर को कैसे फैलाते थे लोगों तक। तो आप यही बात को लिख सकते हैं कि भाई वे तंबाकू वाले की दुकान से लेकर कोयला ठेकेदार के गोदाम तक और वकील साहब के नौकरों से लेकर मुक्की कपड़े वाले की दुकान तक जो भी मिलता, मतलब उनके गली मोहल्ले में जो भी छोटी या बड़ी दुकान है उसके वहाँ जाते, क्योंकि दुकानों पर लोग आते हैं तो जाते, बात करते, चर्चा करते, कुछ बातें जानते और कुछ जानी हुई बातें लोगों को बताते। तो करके जो भी मिलता उससे वो चर्चा छेड़कर कुछ न कुछ जानने की कोशिश करते। फिर जितना मालूम होता उसमें अपने से कुछ जोड़कर सुनाते जाते और आगे की बात मालूम करते जाते। हाँ, यह क्रम तब तक चलता रहता जब तक वह बात बिल्कुल उनकी अपनी न हो जाती और वे तब तक शांत न बैठते जब तक उसके सहनायक बनकर, मतलब हीरो बनकर उस बात को सुना न लेते। मतलब जब तक वो उस पूरी घटना का हीरो नहीं बन जाते, पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं कर लेते, तब तक वो चुपचाप बैठते नहीं थे। बैठते कब थे? उनके दिल को तसल्ली कब मिलती थी? जब पूरी घटना की जानकारी प्राप्त कर लेते थे और मानते थे कि अब मैं इस घटना को अपनी आंखों से देखा, मैं वहीं था, सब कुछ मुझे पता है, तब उनको चैन मिलता था। एक रात ऐसा हुआ कि छप्पर वाली बूढ़ी की गाय चोरी हो गई। बूढ़ी तो सोती रही और कोई गाय खोलकर ले गया। मुंशी प्यारेलाल बगल वाले चबूतरे पर चटाई बिछाए सो रहे थे। सुबह जब बूढ़ी ने रोना पीटना शुरू किया तो लोग जमा हो गए, मतलब लोग इकट्ठा हो गए। जो ये आप चित्र देख रहे हैं ये वही चित्र है उसी समय का। मुंशी जी की तभी आंख खुली, मतलब वो जागे। माजरा समझ में आते ही धोती की कांच लगाते, मतलब धोती को सही करते थोड़ा ऊपर की ओर। देखो जब दौड़ना है या तेज तेज चलना है तो लोग लुंगी पहने हैं या धोती पहने हैं, या अगर औरत है साड़ी पहनी है तो थोड़ा ऊपर करके लोग तेज चलते हैं। तो ऐसे ही अपनी धोती की कांच लगाते हुए छप्पर में जमा लोगों के बीच घुस गए। छप्पर में मतलब उसकी झोपड़ी में, बुढ़िया की जो झोपड़ी थी वहाँ जितने लोग थे उनके बीच में ये चले गए। ऐसे होते हैं बहुत से लोग, साइड में नहीं रहते हैं, सोचते हैं चलो भीड़ है, हटो 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 हटो, ऐसा करते हुए भीड़ में अंदर चले जाते हैं लोग। खैर बूढ़ी रो रही थी और एक आदमी पूछ रहा था, यहीं बंधी थी और तुम कहाँ सो रही थी? एक आदमी कह रहा था कि भाई गाय यहीं बंधी थी तो तुम कहाँ सो रही थी? मतलब बुढ़िया की गाय चोरी हो गई तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई बुढ़िया दादी आप कहाँ थी कि आपकी गाय चली गई? मुंशी जी फौरन अपनी तरफ बात मोड़ते हुए बोले, अरे सभी यहीं सोते हैं, मैं खुद यहीं चबूतरे पर सो रहा था। फिर बात को बड़े अंदाज से घुमाते हुए बोले,
यह गाय जरूर रात 2 बजे के करीब खोली गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुंशी जी ने क्या बताया या किस समय गाय चोरी हुई होगी, उन्होंने संभावना जताई या लोगों में कहा। आगे देखिए, कह रहे हैं मुंशी जी, कुछ आहट हुई उस वक्त हुई थी। अरे कुछ आहट उस वक्त हुई थी मतलब थोड़ा सा साउंड, कुछ शोरगुल हुआ था। मैं तो बड़ा चौकन्ना सोता हूँ। चौकन्ना सोना मतलब लाइक कुत्ते की तरह। अब देखिएगा, कुत्ता सो रहा है और थोड़े भी खटर पटर हुई भौं भौं करने लगता है, आवाज़ करने लगता है, तो यह है चौकन्ना। मुंशी जी भी कह रहे हैं कि मैं तो चौकन्ना सोता हूँ। इधर उधर देखा पर कुछ नजर नहीं आया। सोचा हवा होगी, कई बार हवा भी चलती है ना, तो पेड़ों के पत्ते हिलने लगते हैं तो उनसे आवाज़ आती है। तो यहाँ इन्होंने यही कहा कि मुझे लगा कि हवा होगी और खरखराहट की आवाज़ आई। उसकी थोड़ी देर बाद फिर खुरखुराहट सुनाई दी। खुरखुराहट मतलब वही सूखे पत्तों की जो आवाज़ होती है, या ये पेपर भी है ना, पेपर को आप कुछ ऐसे करेंगे तो साउंड आएगा ही आएगा, तो ये खुरखुराहट है। अब यह तो उस वक्त नहीं सोचा कि कोई गैया खोले जा रहा है, पर लगा मुझे ऐसा जैसे गाय चल रही है। यही ख्याल किया कि शायद अपने थान पर उठक बैठक मचाए है, मतलब जहाँ गैया को बांधा गया है वो वहीं उठ रही है, बैठ रही है। मच्छर परेशान कर रहे होंगे इसलिए। मच्छर काटेंगे तो कोई भी व्यक्ति, अगर आप भी कहीं खड़े रहो और मच्छर काटेंगे तो आदमी मच्छरों को उड़ाता है, पाँव पटकता है। आगे देखिए तब क्या बात हुई। कोई व्यक्ति कहता है तो पुलिस में खबर करो ना, आज यह अजीब बात इस गली में सुनाई पड़ी है। भीड़ में से किसी ने कहा। ये रेफरेंस की लाइन दी जा सकती है आपको, और कहा जाएगा कि यह लाइन मतलब ये पंक्ति कब की है, इसका वक्ता कौन है, श्रोता कौन है। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। मुंशी जी ने पुलिस का नाम सुना तो थोड़ी आंखें मिचमिचाई, मतलब इनको थोड़ी अजीब सी लगी ये बात, जैसे आंखें पूरी तरह से खोल रहे हों। फिर अगुआ, अगुआ मतलब आगे आगे चलने वाला जो व्यक्ति होता है, लीडर होता है, जो किसी भी टीम को लीड करता है, उसे अगुआ कहते हैं। तो अगुआ बनने के नाते वे बोले, अरे उस वक्त जरा सा ध्यान भर आ जाता तो भला गाय निकल नहीं पाती। लेकिन एक बात यह और है कि चोर गैया को उधर मैदान के रास्ते ले गए हैं। इधर से जाते तो मैं तो जाग ही रहा था, लेकिन मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर इधर से लेके जाते तो मैं तो इधर ही था, पकड़ लेता। मैं जिधर था उसके अपोजिट साइड से, उल्टे साइड से चोर जो है गाय को लेके चले गए हैं। फिर थाने में रपट करो, कोई साहब बोले कि थाने में रपट करो मतलब FIR करो, पुलिस स्टेशन में जाकर के आप रिपोर्ट लिखाओ। फिर सब ने हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ 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 सही बात है, रिपोर्ट करो रिपोर्ट करो। थानेदार साहब तहकीकात और मौका मुआयना के लिए आए। देखिए अब थानेदार जो है मौका मुआयना के लिए आए, मतलब देखने के लिए, तहकीकात करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। तो मुंशी जी को बयान के लिए पुकारा गया, मुंशी जी को बुलाया गया। होता है ना, अगर कोई ही आया, कोई भी व्यक्ति आपके घर भी आया और आपसे अगर कोई बात कोई पूछने वाला है तो लोग बोलते हैं ना, पापा को बुलाते हैं, बड़े भैया को बुलाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर मुंशी जी को बुलाया गया। मुंशी प्यारेलाल निकल तो आए पर उनका चेहरा फक था, मतलब उनका चेहरा एकदम उदास था। लगता था जैसे बड़ा जब्र करके बाहर आए हों, मतलब बहुत ही जब्र करके, यानी मजबूरी में, दबाव में, प्रेशर में होकर के वो बाहर आए हों, आना नहीं चाहते हो। जब थानेदार ने उनसे पूछा कि आपको जो कुछ गाय की चोरी के मामले में मालूम है वह सब बता जाइए, तो मुंशी प्यारेलाल का बदन कांपने लगा, यानी वो डर के कांपने लगे और आंखें फैल गईं, मतलब घबरा गए। उन्होंने जैसे असह्य पीड़ा, मतलब ऐसा दर्द जो बर्दाश्त ना हो, झेलते हुए अपने चारों ओर खड़े लोगों को देखा और एक क्षण के लिए खामोश हो गए, मतलब थोड़ी देर के लिए एकदम चुप हो गए। जब थानेदार ने दोबारा पूछा तो उनका बयान कुछ इस तरह था, मतलब उन्होंने क्या बयान दिया सुनिए। पूछा जा सकता है कि दूसरी बार पूछने पर मुंशी जी ने गाय की चोरी के संबंध में क्या बयान दिया। तो देखिए उन्होंने क्या कहा था। पहले इन्होंने कहा था कि मैं यहीं सो रहा था, यहाँ इन्होंने अपनी बात बदल दिया। मैं तो हुजूर भीतर मकान में सो रहा था,
दरअसल बात यह हुई कि सुबह के आसपास एक बड़ा डरावना सपना देखा। घर सुनसान था तो तड़के ही चटाई लेकर यहाँ लुढ़क गया, मतलब जल्दी यहीं पे सो गया। घर में बड़ा डर लगता था। जब सवेरे आंख खुली तो जो सब लोग बात कर रहे थे वही मैंने भी दोहरा दी थी। मुंशी जी कहते जा रहे थे और उनकी गर्दन नीचे झुकती जा रही थी। यही होता है, अगर कोई झूठ बोलता है ना तो धीरे धीरे उसका चेहरा नीचे होते जाता है। नज़र एकदम जमीन में गड़ाए हुए उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा था, हुजूर मैंने और कुछ नहीं देखा। इसके बाद मुंशी जी शाम को ही दिखाई पड़े। उनके चेहरे पर एक अजीब शिकस्त की परछाई थी, मतलब मानो वो हार गए हों, जैसे खुद अपने से हार गए हों। वे उस समय एक ऐसा आदमी खोज रहे थे जो उन्हें हिकारत से न देखे, मतलब उन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति मिले जो उनके ऊपर पूरा भरोसा करे। हिकारत मतलब उनसे कोई नफरत ना करे, उनसे कोई घृणा ना करे, ऐसा आदमी वो ढूंढ रहे थे जो पूरी तरह उन पर भरोसा करता हो कि उन्होंने जो भी कहा सही कहा, और वे उसके सामने दिल का सारा गुबार निकाल दें। कोई ऐसा मिले जो सिर्फ आज उनकी बात पर यकीन कर सके। जब गली से डॉक्टर साहब गुजरे तो चलते चलते बोले, मुंशी जी कम से कम आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब डॉक्टर साहब बोले कि भाई आपको तो झूठ नहीं बोलना चाहिए था ना, आप पर तो पूरे लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और आप भी झूठ बोल गए। मुंशी जी ने सुना और अपने घर में घुस गए। अकेले बैठे बैठे न जाने क्या क्या सोचते रहे। तभी बगल वाले मकान से मुनसरिम साहब की कड़कड़ाती हुई आवाज़ उनके कानों में पड़ी, नहीं है दूध तो भूखे मरने दो, मेरे पास एक पाई भी नहीं है, जो उधार देने को राजी हो उसके घर से बांध लो दूध, पैसे तभी मिलेंगे जब पेंशन आएगी। भाई उन्होंने कहा कि भाई हमें जब पेंशन मिलेगी, यानी हमारे पास जब पैसा आएगा तभी हम आपको दूध के पैसे चुकाएंगे। लेकिन दूध वाला कह रहा था भाई पहले आप पैसा दीजिए तब हम दूध देंगे। खैर सुबह मुंशी जी मुंह अंधेरे निकल पड़े, यानी सवेरे अर्ली मॉर्निंग, जब अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था तभी ये निकल पड़े। अगले 4-5 रोज घर पर नजर नहीं आए, दिखाई नहीं दिए घर पे। एक रोज यानी एक दिन नज़दीक के गांव से कोई आया था तो पता चला कि मुंशी जी नगला में किसी अहीर के यहाँ फौजदारी करने गए थे। प्रश्न पूछा जाता है कि मुंशी जी कहाँ गए थे और क्यों गए थे, या मुंशी जी नगला क्यों गए थे। तो उनकी जमींदारी के 5-7 किसान भी उनके साथ गए हुए थे, मतलब उन्हीं के गांव के 5-7 ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर इन्हें पूरा भरोसा था। लाठी चल गई थी मतलब मार हो गई थी। लाठी चल गई थी मतलब लाठियों से, डंडे से मार हुई, बम्बू स्टिक से। सुना था कि अपनी चोरी की गाय का सुराग लगाकर वहां पहुंचे थे, मतलब इन्हें पता चला था कि ये जो गाय है उसी गांव के लोगों ने चोरी करके ले गए, तो ये वहीं गए थे उस गाय को लाने के लिए। खैर कैसे पहुंचे यह कोई नहीं जानता, पर गाय उन्होंने ले ली थी। अगली सुबह मुंशी प्यारेलाल के साथ 3 आदमी और चले आ रहे थे, और पीछे पीछे गर्दन झुकाए पूंछ हिलाती बुढ़िया की गाय चली आ रही थी, जिसकी रस्सी उनके हाथ में थी। ये रस्सी पकड़े हुए हैं, गैया चली आ रही है, 3 लोग हैं जो इनके साथ गए हुए थे, ये वही दृश्य है। गली में घुसते ही उन्होंने चारों तरफ निहारा। सभी लोग मुंशी जी और गाय को देखकर जमा हो गए थे, मतलब भीड़ हो गई, इकट्ठा हो गई। बूढ़ी अपनी गैया की गर्दन और मुंह पर हाथ फेर रही थी, और मुंशी प्यारेलाल लोगों की आंखों में विश्वास खोजते हुए बयान कर रहे थे, मतलब लोगों की ओर देख रहे थे और ये चाह रहे थे कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें। लोगों के दिल में जो पहले हमारे प्रति नफरत फैल गई थी, अब लोग हमारी इज्जत करें। और उन्होंने कहना शुरू किया कि पुलिस भला क्या कर सकती थी, मैं तो पहले ही जानता था, जो काम करना हो अपने बूते करना चाहिए, मतलब अपने भरोसे। अरे साहब क्या गांव था, डकैतों का, खूनियों का, राक्षस जैसे आदमी हैं वहाँ के।
पर सुराग तो लगता ही है, कैसे न कैसे पहुंचा वहां। मेरी नज़र पड़ ही गई, मतलब मैंने गैया को देख ही लिया। बस लाठियां निकल आई, मतलब लोग लाठी डंडा लेके लड़ाई करना शुरू कर दिए। और कहते कहते उन्होंने अपनी बाँह खोल दी, मतलब लाठियों से इनके हाथ पे मार पड़ी थी, इनकी भुजाओं पे, आर्म्स पे, तो ये दिखाने लगे और कह रहे कि आज सचमुच लाठियों की मार से वो सूजी हुई थी। मतलब सूजन होना अर्थात मोटा हो जाना, जहाँ आपको कई बार है भाई, अगर यहाँ मार लग जाती है तो लाल हो जाता है और फूल जाता है। तो यह रहा गाय की चोरी पाठ, आप अच्छे से समझ लिए होंगे। प्रश्न उत्तर भी आप इसका कर लीजिएगा। और दूसरी बात, ये जो इसका व्याकरण भाग है, मैंने नोट्स भी बनाया हुआ है, आप देखिएगा चैनल पर है नोट्स। तो भाई कुछ आप भी कीजिए, मेहनत कीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाएगा आपसे कुछ ये, और कुछ सामान्य जनरल ग्रामर भी रहता है, ध्यान रखिएगा। सारा वही नहीं पूछा जाएगा जो चैप्टर में है। व्याकरण का मतलब ही जनरल होता है, ग्रामर। ग्रामर मतलब केवल डिट्टो वही नहीं जो बताया गया है, जो नहीं बताया गया है वो भी पूछा जा सकता है उसी फार्मूला के आधार पर। इसीलिए जब व्याकरण बताया जाए या कोई भी पाठ पढ़ाया जाए तो क्लास में, कक्षा में ध्यान से सुनना होता है और समझना होता है। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो उसी से कनेक्ट करके कुछ भी पूछा जाएगा तो आप आराम से बता देंगे। और अगर आप केवल बट्टीफाई करेंगे तो वो वर्ड मिस हो गया तो आप पूरा भूल जाएंगे, और समझे रहेंगे तो एक वर्ड मिस हुआ तो आप 4 वर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि आपने उसे समझ लिया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी क्लास में कुछ बताया जाए तो ध्यान से सुनिए और समझिए। समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर पूछिए, 1 बार नहीं, 2 बार, 4 बार, लेकिन हाँ, समझने के उद्देश्य से। अपने अध्यापक को ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए आप पूछिए कि आपने तो 4 बार पूछने के लिए कहा था तो हम तो 4 बार पूछेंगे। अगर पूछने का उद्देश्य आपके जानकारी है तो अच्छी बात है, अध्यापक को परेशान करना है तो बुरी बात है। तो आप ऐसा कभी मत करिएगा, क्योंकि अध्यापक सारी बातें जानते हैं कि आप सही में पूछ रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही गए हैं कि मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैं नाम भी उनका ले सकता हूँ यहाँ, लेकिन नाम अभी नहीं लूँगा, क्योंकि बच्चे प्यारे ही होते हैं और प्यारे प्यारे बच्चों का नाम भी कभी ज़रूर लेंगे। लेकिन मेहनत से पढ़िएगा और बताइएगा। और मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे से लिखिए ताकि आपको पूरे नंबर मिलें, और पूरे नंबर मिलें तो ही मुझे अच्छा लगेगा और मेरी मेहनत सफल होगी। तभी मैं समझूंगा कि मैंने मेहनत किया और बच्चों को फ़ायदा हुआ, अच्छी बात है। खैर, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ICSE बोर्ड की भी परीक्षा होने ही वाली है, देखिए। और ICSE बोर्ड की जो साहित्य सागर किताब है, एकांकी संचयन है, नया रास्ता है, तो प्ले लिस्ट में आप ज़रूर देखिए, ढूंढिए। आपके अगर कोई पड़ोसी हैं, भाई, रिश्तेदार, मित्र 9th 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उन्हें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर उन्हें भी बहुत मदद मिलेगी, उनका भी मार्गदर्शन होगा, मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। एक बार देखिएगा। खैर, अभी वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जा रही है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, और इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके किसी भी कार्य से किसी को कष्ट ना हो। आप अगर देना चाहते हैं तो किसी को सुख दें, किसी को दुख ना दें। धन्यवाद।